वेलकम टू स्टडी विद 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 55 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। सेकेंड ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में। थर्ड ऑप्शन है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में। एंड फोर्थ ऑप्शन है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में। तो ये आपका सही सुमेलित कौन सा है? तो ये है आपका फर्स्ट वाला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कि भरतपुर में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है आपका भोपाल में। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है आपका कुल्लू में। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ऊर्जा क्षेत्रों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? फर्स्ट ऑप्शन है सौर सेल। सेकेंड ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद। फोर्थ ऑप्शन है वन उत्पाद। तो ये जो है कि कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो ये है आपका सौर सेल। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है जौ ईंधन मक्का से भी बनता है। सेकेंड ऑप्शन है जौ ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। थर्ड ऑप्शन है जौ ईंधन परिस्थिति अनुकूल होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। तो इसमें से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है? तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये फोर्थ ऑप्शन जो है कि इसका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है अपशिष्ट से अर्जित। सेकेंड ऑप्शन है जैव पुंज शक्ति। थर्ड ऑप्शन है सौर शक्ति। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये है आपका सौर शक्ति। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटित प्रदूषक है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्बेस्टस। सेकेंड ऑप्शन है प्लास्टिक। थर्ड ऑप्शन है वाहित मल। एंड फोर्थ ऑप्शन है पारा। तो इसमें से कौन सा जो है कि जैव विघटित प्रदूषक है? तो ये है आपका वाहित मल। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है मीथेन। थर्ड ऑप्शन है ओजोन। एंड फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। तो जो है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय जो है कि निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण करने वाली कौन सी गैस है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन। एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषक करने वाली कौन सी गैस है? तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन। सेकेंड ऑप्शन है स्मॉग। थर्ड ऑप्शन है PAN। एंड फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो ये है आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन ऐसे हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक में। द्वितीयक में कौन सा आते हैं? स्मॉग, ओजोन, पैन, ये आते हैं द्वितीयक में। देखिए पैन का फुल फॉर्म होता है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन। सेकेंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अम्ल वृष्टि मतलब अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 4 दिसंबर 1986। सेकेंड ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984। थर्ड ऑप्शन है 4 दिसंबर 1985। एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 दिसंबर 1983। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 3 दिसंबर 1984। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये 2 की रात, 2 और 3 की दिसंबर की रात थी, वो जो है कि 1984 में ये भोपाल में स्थित एक यूनियन
कार्बाइड नामक कंपनी था, उसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और वो जहरीली गैस था मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ संचालन दूरी की मापन इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है नॉटिकल मील, थर्ड ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम एंड फोर्थ ऑप्शन है डेसिबल। तो नौ संचालन दूरी की मापन की इकाई है आपका नॉटिकल मील, ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। तो कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो ये ऊर्जा मापने की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम जो है कि लंबाई मापने की इकाई होती है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। डेसिबल से क्या नापा जाता है? तो ध्वनि का तीव्रता नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोलर सेल, सेकेंड ऑप्शन है लाउड स्पीकर, थर्ड ऑप्शन है डायनामो, फोर्थ ऑप्शन है ट्यूबलाइट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो कौन सा उपकरण होता है वो? तो वो होता है आपका डायनामो। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर ये क्या करता है? ये जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एंड ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट क्या करता है कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा या हीट ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन में कौन सी धारा प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है दृष्टि धारा, मतलब डीसी करंट, सेकेंड ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी करंट, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन में कौन सी धारा प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है आपका दृष्टि धारा, ये जो है कि डीसी करंट। देखिए तो इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग कि विद्युत अपघटन क्या होता है। देखिए ये होता है ना, ये एक प्रकार की प्रक्रिया मान सकते हैं। इसमें जो है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, ठीक है। और ऐसे हम इसको समझ लेते हैं, जैसे देखिए H2O है, ठीक है। H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो है कि जल का विद्युत अपघटन हो गया है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन जो है कि करने के लिए डीसी का ही प्रयोग करते हैं, न कि एसी का। और डीसी करंट और एसी करंट हम लोग समझ लें, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें समझा दीजिए कि डीसी करंट और एसी करंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है अवरक्त किरणें, सेकेंड ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, थर्ड ऑप्शन है एक्स किरणें, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए कौन सी किरणें की प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है आपकी एक्स किरणों को, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए एक्स किरणें की खोज जो है ना कि कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1895 में। और किसने किया था ये? तो ये किए थे रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्व व क्षैतिज कोणों को मापने में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फियोडोलाइट, सेकेंड ऑप्शन है वाट मीटर, थर्ड ऑप्शन है स्टीरियोस्कोप, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अच्छा चलिए कोई नहीं। तो किस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्व और क्षैतिज कोणों को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ये फियोडोलाइट, ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए वाट मीटर की बात करें तो वाट मीटर जो है कि विद्युत शक्ति मापते हैं इससे, ठीक है। स्टीरियोस्कोप, इसके द्वारा जो है कि 2 डायमेंशनल तस्वीर ली जाती है, ठीक है। और ये है आपका जो है कि स्फेरोमीटर, ठीक है। ये स्फेरोमीटर से जो है कि इसके द्वारा धरातल की वक्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस यंत्र द्वारा ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है वह पुनः सुनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिक्टाफोन द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेविमीटर द्वारा, थर्ड ऑप्शन है कैलिपर्स द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है बबल चैम्बर द्वारा। तो ये जो है कि ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर पुनः सुनाया जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है डिक्टाफोन द्वारा, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए अब जो है कि ये ग्रेविमीटर द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा जो है ना कि समुद्र के तल में जो तेल के कुएँ होते हैं ना उसका पता लगाया जाता है। कैलिपर्स द्वारा
कैलिपर्स द्वारा क्या नापते हैं, वस्तुओं का जो है कि आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास और उनकी गहराई मापी जाती है। और ये बबल चैम्बर, इसके द्वारा जो है कि परमाणविक कणों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपीते की प्रजातियों में निम्न में से कौन सी प्रजाति पपीते की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संताक्रूज, सेकेंड ऑप्शन है पूसा जायंट, थर्ड ऑप्शन है पैराडीनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है राटोल। तो पपीते की प्रजातियों में से कौन सी प्रजातियाँ पपीते की नहीं है, तो ये है आपका राटोल। ये जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये राटोल किसकी प्रजाति है, तो ये जो है कि आपका ये आम की एक मतलब जल्दी पकाने वाली प्रजाति होती है ये, ठीक है। और ये सारे तीन जो है कि पपीते की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियल केरेटोलॉजी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एड्स के बीमारी का निदान करने की विधि है। सेकेंड ऑप्शन है शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। थर्ड ऑप्शन है शल्य क्रिया द्वारा नेत्रों रोगों की उपचार की एक विधि है। फोर्थ ऑप्शन है शल्य चिकित्सा द्वारा हृदय रोग के उपचार की नवीनतम विधि है। तो रेडियल केरेटोलॉजी जो है कि आपका है ये शल्य क्रिया द्वारा नेत्र रोगी की उपचार की एक विधि है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में थोड़ी मात्रा में कोबाल्ट की कमी पैदा करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, सेकेंड ऑप्शन है माल्टा बुखार, थर्ड ऑप्शन है परनीशियम एनीमिया एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में थोड़ी मात्रा में कोबाल्ट की कमी पैदा करता है वो कौन है, तो ये है आपका परनीशियम एनीमिया। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्जिमा नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा, सेकेंड ऑप्शन है नाड़ी, थर्ड ऑप्शन है आँख एंड फोर्थ ऑप्शन है यकृति। तो एक्जिमा नामक रोग से जो है कि प्रभावित होता है आपका त्वचा। ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए एक्जिमा जो है ना कि एक्जिमा में क्या होता है, त्वचा पर लाल लाल दाग धब्बे हो जाते हैं और इसमें काफ़ी तेज़ खुजली होती है, ठीक है। और इसके ज़्यादा फैलने से त्वचा पर छाले भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोग या उनके कारक का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, सेकेंड ऑप्शन है फोड़ा फुंसी, माइक्रोकोश पायोजिन्स, थर्ड ऑप्शन है प्लेग, हीमोफिलस परटूसिस, फोर्थ ऑप्शन है पीलिया, लेप्टोस्पाइरा, इक्टेरो हेमरेजी। तो उनके जो है कि ये गलत युग्म बताना है। तो ये कौन सा गलत है, तो ये है आपका प्लेग। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन जो है कि गलत है। प्लेग जो है कि हीमोफिलस परटूसिस के द्वारा नहीं होता है, ये होता है कि बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है, ठीक है। और हीमोफिलस परटूसिस की वजह से क्या होता है, ये होता है काली खांसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसिड सुविधा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है हरित जलवायु कोष द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है IMF द्वारा, थर्ड ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसिड सुविधा जो है कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये की गई थी आपकी विश्व बैंक के द्वारा। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1944 में हुआ था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। IMF का भी जो है कि 1944 में हुआ था, इसका भी वाशिंगटन DC में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है कि जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1997 की बैंकॉक घोषणा निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है शार्क से, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिक्स से, थर्ड ऑप्शन है बिमस्टेक से एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी से। तो ये किससे संबंधित है बैंकॉक घोषणा, तो ये संबंधित है आपका बिमस्टेक से संबंधित है। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए इसकी जो है कि स्थापना जो है कि 6 जून को हुआ था 1997 को और इसका मुख्यालय जो है कि बांग्लादेश ढाका में है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक, सेकेंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, थर्ड ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन। तो मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है आपका विश्व बैंक जारी करता है। ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सेकेंड ऑप्शन है ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन है मत्स्य पुराण एंड फोर्थ ऑप्शन है यजुर्वेद। तो लिंग पूजा का प्रथम जो है कि प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मत्स्य पुराण से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। कल आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन था शांत घाटी में, सेकंड था पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, एंड थर्ड ऑप्शन था इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, और फोर्थ ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ जो है कि कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये कहाँ पड़ता है, ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में पड़ता है। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कल मिलेगा आप लोगों को, और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ऋग्वेद काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकंड ऑप्शन है नगर, थर्ड ऑप्शन है ग्राम, एंड फोर्थ ऑप्शन है विस। तो इसका जो है कि आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।